हेलो दोस्तों, रेस आईएएस एकेडमी लालपुर रांची के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रेस्टिजियस प्रोग्राम, जिसका नाम है विज्ञान प्रश्नोत्तरी महामंथन प्रोग्राम। और इसमें हम प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं और इस 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो विकल्प होते हैं उसका भी पूरा एनालिसिस किया जाता है, ताकि आप इसके द्वारा अन्य दूसरे प्रश्नों का भी सही तरीके से उत्तर दे सकें और आपको विज्ञान से संबंधित जो भी प्रश्न है उसमें किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो, तथ्य भी आपको याद रह सके। ये सब हमारी कोशिशें हैं और आशा है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बेहद पसंद आ रहा होगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को, YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो आप तुरंत इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का जो यह विज्ञान प्रश्नोत्तरी महामंथन का कार्यक्रम है। इसमें आपके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न पिरोकर लाए गए हैं, तो चलिए हम देखते हैं स्क्रीन पर। पहला प्रश्न जो आपके समक्ष है वह है कि जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है। जब बर्फ पिघलती है तब डैश दिया हुआ है, तो विकल्प में क्या है, इसका आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। तो जो बर्फ है, आप जानते हैं कि बर्फ जो है वह जल से, वाटर से हल्का होता है, इसलिए बर्फ जो है वह जल पर या पानी पर तैरता रहता है। और जब वह इससे हल्का है, इसका मतलब है कि उसके अंदर जो अणुओं का घनत्व है वह वाटर की अपेक्षा, पानी की अपेक्षा घनत्व उसका कम है, यानी वह दूर दूर है। तो इसका मतलब है कि आयतन जो है वह उसका दूर दूर है, तो आयतन उसका बढ़ा हुआ है, किसका, बर्फ का। और जब बर्फ पिघलेगा तो उसका आयतन, चूंकि वह जल में परिवर्तित होगा तो उसका आयतन घटेगा, क्योंकि जल में अणु पास पास आ जाते हैं, तो इसमें आयतन घटता है। यह साइंटिफिक रीजन है। और आप जानते हैं कि जब पानी, अगर देखिए उसका उत्तर है आयतन घटता है, लेकिन यहीं पर आप समझिए कि जैसे जिन क्षेत्रों में तापमान हिमांक बिंदु से कम हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, जैसे हिमाचल प्रदेश भारत में या जम्मू एंड कश्मीर, वहां जो वाटर पाइपलाइन के द्वारा जो है वाटर का सप्लाई होता है, पानी का सप्लाई होता है, तो कभी कभी जहां कमजोर पाइप होते हैं वहां पर वह फट जाते हैं। क्यों? तो जब अभी जैसा हमने चर्चा किया कि जब जल जो है वह जमता है और जब वह बर्फ बनता है तो उसके आयतन में विस्तार होता है, और जब विस्तार होगा तो वह दबाव अपने जो पाइप है उसके ऊपर डालेगा, क्योंकि अंदर का पानी जम गया, और जम गया तो उसका आयतन बढ़ा, और आयतन बढ़ने से वह अपने जो पाइप है उस पर दबाव बढ़ाएगा, और दबाव बढ़ाएगा तो वह जो है पाइप टूट सकता है। तो याद रखिएगा कि जब जल से अगर हिमांक बिंदु पर पानी जमता है, बर्फ बनता है, तो उसका आयतन बढ़ेगा, और जब बर्फ से वह पिघलता है और जल बनना शुरू होता है, यानी बर्फ ठोस है और वह जब लिक्विड फॉर्म में बनना शुरू होता है तो आयतन घटता है। और आप जानते हैं कि जल एक ऐसा यौगिक है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस भी है, ठोस में भी पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है और गैसीय अवस्था में पाया जाता है। चलिए, तो यह है पहले प्रश्न का सही जवाब और उसका विश्लेषण। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। थर्मोस्टेट संबंधित है, तो आप देख ही रहे हैं थर्मोमीटर का उपयोग हम किसमें करते हैं, तो थर्मोमीटर का उपयोग हम शरीर के तापमान को मापने के लिए करते हैं। तो वहां यहां थर्मो से मतलब है तापमान से,
और थर्मोस्टेट संबंधित है, किससे होगा? तो विकल्प में क्या क्या दिया गया? पहला आर्द्रता से, दूसरा तापक्रम से, तीसरा हवा से और चौथा बादल से। तो जैसा अभी हमने शुरुआत में चर्चा करके बताया कि थर्मो से मतलब है ताप, और यहां यह थर्मोस्टेट, तो थर्मोस्टेट का मतलब है ताप को यह समान बनाए रखना। तो यह है किससे संबंधित? तो इसका सही उत्तर होगा तापक्रम। तो आप थर्मामीटर से थर्मोस्टेट की तुलना करें, और थर्मामीटर जो है हमारे शरीर के तापमान को मापता है, तो उसी तरह से यह थर्मोस्टेट है, यह तापक्रम से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। तो अगर आपके घर में रेफ्रिजरेटर होगा तो उसमें थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है। और जैसा भी हमने दूसरे प्रश्न में चर्चा कर रहे थे कि थर्मोस्टेट का क्या कार्य होगा, तो थर्मोस्टेट का काम तापमान में है, और स्टेट का मतलब है उसको क्या बनाए रखना, स्टेगनेंट यानी स्थिर बनाए रखना तापमान को। तो चलिए इसमें विकल्प में देखते हैं क्या क्या है। तो तापमान को कम करना पहला, दूसरा एक समान तापमान को बनाए रखना, तीसरा हिमायन ताप को बढ़ाना, और चौथा गलनांक को घटाना। तो अभी हमने बताया कि थर्मो का मतलब ताप, और स्टेट का मतलब इसको स्टेगनेंट बनाए रखना यानी एक समान बनाए रखना। तो इसका सही उत्तर होगा एक समान तापमान को बनाए रखना। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आपके समक्ष है कि दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो आप जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के ऊपर जब हम बढ़ते हैं पृथ्वी के ऊंचाई पर, तो जो एटमॉस्फेयर है, वहां जो एटमॉस्फेयर में गैसें मौजूद हैं, तो उस गैसों की उपस्थिति और वहां उनकी उपस्थिति के कारण तापमान में होने वाले परिवर्तन आदि के कारण इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। और सबसे नीचे कौन है? हिंदी में अगर कहें तो क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके बाद समताप मंडल के बाद है आपका मेसोस्फीयर, और उसके बाद आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल, और उसके ऊपर है आपका एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल। तो दीर्घ रेडियो तरंगें जो है वह किस मंडल से परावर्तित होती हैं? आपके समक्ष जो विकल्प है वो देखिए, पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है क्षोभ सीमा, तीसरा है आयन मंडल, और चौथा है समताप मंडल। तो इसका सही जवाब है आयन मंडल। आयन मंडल से दीर्घ रेडियो जो तरंगें हैं वह वहां से परावर्तित होती हैं। और आप जानते हैं कि आयन मंडल भी उसके 3 लेयर हैं, 3 परतें जो है उसको मानी गई हैं। तो उसकी 3 परतों में डी, ई और एफ है, और उससे अलग अलग जो दीर्घ रेडियो तरंगें का जो तरंगदैर्घ्य है, तो अलग अलग तरंगदैर्घ्य वाले जो हमारे रेडियो तरंगें हैं वह वहां से परावर्तित होती हैं। अगर यह आयन मंडल नहीं होता तो रेडियो तरंगें जो हमारे पृथ्वी के ऊपर जो रेडियो तरंगों को प्रसारित करने के लिए हमारे यहाँ जो आप देखते हैं जो रेडियो स्टेशन हैं और जो टेलीविजन स्टेशन हैं, केंद्र, दूरदर्शन केंद्र, वहां पर एक यंत्र लगा हुआ होता है जहां से इन तरंगों को रिले किया जाता है, और वहां से उनको जो है उससे पकड़ा जाता है, जिससे आप बड़ा एंटीना के रूप में देखते हैं। तो इन एंटीना से में दोनों होता है, एक रिसीवर होता है और दूसरा यहां से भेजने वाला। तो रिसीवर और ट्रांसफर वाला दोनों इसमें एंटीना लगा हुआ होता है। तो यहां से जो रेडियो तरंगें प्रसारित की जाती हैं वह आयन मंडल से वापस लौट आती हैं। अगर आयन मंडल नहीं होता तो पृथ्वी के ऊपर रेडियो तरंगों के द्वारा दूरसंचार स्थापित कर पाना, या कह सकते हैं कि दूरदर्शन के महत्वपूर्ण प्रोग्रामों को दूर दराज तक भेज पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि वह अंतरिक्ष में जाके विलीन हो जाता, फिर वापस नहीं धरती पर आता। लेकिन आयन मंडल जो है उसको वहां से वापस दूसरे तरफ धरती को लौटा देती है, इससे वहां दोनों के बीच संपर्क बना रह पाता है। तो आयन मंडल का बहुत बड़ा यह काम है। और आयन मंडल इसलिए है कि ऊपर जाने के बाद अगर क्षोभ मंडल से जब ऊपर जाते हैं तो समताप मंडल में ऊंचाई के अनुसार ताप नहीं बदलता है। आयन मंडल में जो है चूंकि वहां गैसें नहीं है, जो थोड़ी बहुत गैसें हैं अधिक ताप के कारण वो आयनीकृत हो जाती है। तो इसी आयनीकृत होने के कारण उस जो मंडल है उसका नाम आयन मंडल है। अब हम बढ़ते हैं अगले 5वें प्रश्न की ओर।
तो पांचवा प्रश्न है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ऑप्शन में आपका है वायु में, द्रव में, धातु में और निर्वात में। तो आप जान लीजिए कि निर्वात में जो है वह ध्वनि प्रसारित हो नहीं सकती, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और यह निर्वात में नहीं चल सकती, क्योंकि यह आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग नहीं है, चुंबकीय विद्युत तरंग नहीं है, बल्कि यह ध्वनि एक, आप जानते हैं जो तरंगों में अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंग होता है, तो उसकी कैटेगरी में यह शामिल है और यह निर्वात में नहीं चल सकता है। वायु में, चूंकि वायु में घनत्व कम होता है तो वायु में यह सबसे कम चलेगा। वायु से घनत्व थोड़ा द्रव में अधिक होता है तो द्रव में उससे ज्यादा इसका वेग होगा, और धातु में घनत्व सबसे अधिक होता है तो इसका वेग धातु में सबसे अधिक होगा, क्योंकि यह घनत्व के ऊपर भी निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर है धातु में। और फिर प्रश्न आगे यह भी पूछा जाता है कि धातु का वेग, ध्वनि का वेग जो है वह किस प्रकार की वायु में अधिक होता है, जैसे जाड़े की रात हो या सुबह कोहरे का समय हो, तो उस समय वायु जो ध्वनि है हमारी वो दूर तक सुनाई देती है, तो उसके क्या कारण है वो सब आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो परीक्षाएं हैं उसमें इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को पुनः एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पराध्वनि जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? तो जो अल्ट्रासोनिक जेट वायुयान है वह उड़ान भरते हैं, और यह उड़ान कहां भरते हैं? तो याद रखिएगा समताप मंडल में, क्योंकि वहां पर जो मौसम वगैरह का परिवर्तन है वो सब नहीं होता, क्योंकि वहां गैसें बहुत कम मात्रा में मौजूद हैं, तो वहां बादलों का बनना और कई सारी जो प्रक्रियाएं हैं, मौसम का परिवर्तन होना, वो सब प्रक्रिया वहां नहीं होता है। तो अल्ट्रासोनिक जेट को समताप मंडल में उड़ाया जाता है। तो जब वहां उड़ाया जाएगा तो उसके कारण क्या होगा? तो देखिए, पहला है हवा में प्रदूषण, दूसरा है आंखों का रोग, तीसरा है ओजोन लेयर में बाधा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ओजोन लेयर में बाधा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ओजोन लेयर जो पृथ्वी के छतरी का काम करता है, ओजोन का मतलब है O3, तो यह वहां पर रह करके और जो सूर्य से आने वाली पाराबैंगनी विकिरणें हैं उनको यह सोख लेता है, इनको यह रोक लेता है और बहुत सारे को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देता है। तो पृथ्वी पर उसकी बहुत कम मात्रा आ पाती है, उतना मात्रा हमारे पृथ्वी में जीवन यापन के लिए जरूरी भी है। तो अधिक मात्रा में अगर पाराबैंगनी विकिरणें पृथ्वी तक पहुंचने लगेंगी, ओजोन लेयर में अगर कमी आएगा, तो इससे पृथ्वी पर कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी। मानव में त्वचा कैंसर का रोग बढ़ेगा, मोतियाबिंद वगैरह का रोग बढ़ेगा। इसके अलावा जो अनाज का उत्पादन है वह घटेगा, क्योंकि यह क्लोरोफिल को नष्ट कर देता है पाराबैंगनी अगर अधिक होगा तो इसलिए जो यह उत्तर है ओजोन लेयर में बाधा, क्योंकि ओजोन लेयर समताप मंडल में होता है और वहां जब ये उड़ता है तो यह अपने वेग के कारण जो है O3 अणुओं को ब्रेक करता है और उससे ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ओजोन लेयर में कमी आती है। वहां हवा ज्यादा है नहीं, तो हवा में प्रदूषण तो क्षोभ मंडल में होता है, आंखों का रोग वगैरह होगा नहीं। तो इसका सही उत्तर ये है। अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो ये तो आप लोगों में से अधिकांश लोगों को पता होगा, क्योंकि यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। आपके घर में विद्युत के तार भी लगे हुए होंगे, जिससे आप रेफ्रिजरेटर, पंखे, इंडक्शन, एसी सब चला रहे होंगे। तो वहां घरों में तो ज्यादातर किसका होता है? कॉपर का तार लगा होता है। जो बाहर से आपके घरों तक गया हुआ है, जो मेन सप्लाई है, वह एल्युमिनियम का होता है। तो आखिर में सबसे ज्यादा कौन सा है यहां विद्युत की चालकता वाला? तो इसमें चांदी आता है। याद रखिएगा दोस्तों कि सही उत्तर इसका चांदी होगा, इसका सिंबल होता है Ag। तो ये चांदी है, लेकिन चांदी का उपयोग हम जो है कुछ जो महत्वपूर्ण उपकरण है उसमें करते हैं, लेकिन घरों के तार वगैरह में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो चांदी उष्मा का भी अच्छा सुचालक है। तो उष्मा का भी अच्छा सुचालक है, तो इससे क्या होगा कि अधिक उष्मा उत्पन्न होने के कारण जो है
जो वायर कवर किया गया है ऊपर से इंसुलेटर के द्वारा, वह तार जो है गल जाएगा और इसके कारण और ज्यादा हीट जनरेट होने के कारण भी विद्युत के प्रेषण में बाधा आएगी। तो इसलिए हम लोग, और साथ में चांदी महंगी भी होती है, तो इसलिए घरों में हम उपयोग करते हैं कॉपर वायर का, जो चांदी के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विद्युत चालकता वाला धातु है, और उसके बाद एल्युमिनियम आता है और फिर आगे कई धातु है। तो सही उत्तर है चांदी। 8वां प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। क्या करता है रेडियोधर्मी पदार्थ? रेडियोधर्मी होता क्या है वो आपको जानना है। रेडियोधर्मी मित्ता की खोज किसने किया? रेडियोधर्मी पदार्थ सबसे पहला कौन खोजा गया? तो सारे प्रश्नों को आप इसी के साथ जान लीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो रेडियोधर्मी में जो दिया गया है कौन सा कण उत्सर्जित होता है, तो इसमें ऑप्शन है, विकल्प है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण और उपरोक्त सभी। तो इसका सभी जवाब होगा उपरोक्त सभी। रेडियोधर्मी वैसे पदार्थों को कहा गया है, वैसे तत्वों को कहा गया है जो अल्फा, बीटा और गामा तीनों किरणों को उत्सर्जित कर रहे होते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि अगर अल्फा कण का उत्सर्जन जिसमें हो रहा होगा उसमें बीटा कण का उत्सर्जन नहीं होगा, और जब बीटा कण का उत्सर्जन हो रहा होगा तो अल्फा कण का उत्सर्जन नहीं होगा, और इसके बाद गामा किरण तो हमेशा उत्सर्जित होगा। तो तीनों किरणें उत्सर्जित होती हैं। और रेडियोधर्मिता की खोज किया था हेनरी बैकुरल ने, और पहला जो रेडियोधर्मी तत्व खोजा गया था रेडियम के रूप में, तो उसको खोजा था आपके मैडम क्यूरी ने, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये था रेडियोधर्मिता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अगला है 9वां प्रश्न जो आपके समक्ष है कि गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो गोताखोर जब नीचे जाते हैं समुद्र में तो उसमें ऑक्सीजन के साथ वह किस गैस को मिश्रित करते हैं ताकि उसको सांस लेने में परेशानी न हो सके? तो आपका यहां जो विकल्प दिया गया है, पहला है हीलियम, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है अमोनिया और चौथा है आर्गन। तो इसका सही उत्तर है हीलियम। हीलियम के कारण उसमें जो मिश्रण होता है ऑक्सीजन के कारण तो हल्का भी होता है, शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता है क्योंकि हीलियम इनर्ट गैस है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, और वह तेजी के साथ जो है ऑक्सीजन के साथ वो जाता है और वहां फिर ऑक्सीजन अलग हो जाता है और वह फिर हमारे रक्त के साथ घुल करके और हमारे कोशिकाओं तक पहुंचता है और वहां फिर ग्लूकोज के अणु टूटते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन के सिलेंडर में हीलियम जो है वह मिश्रित किया जाता है, याद रखिएगा। अब अगला जो आज का 10वां और अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वॉशिंग सोडा जो घर में आप कपड़े धोने में इस सोडे का उपयोग किया जाता है, और कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत अगर खारा जल भी है तब भी इसमें यह काम कर जाता है। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? आपके समझ दिया गया है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और CaOH का होल 2 अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें इसका सही उत्तर है सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। इसका उपयोग वॉशिंग सोडा का जो है निर्माण में किया जाता है, वॉशिंग सोडा का यही सूत्र ही है। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो ग देख रहे हैं NaCO3 यह सोडियम बाइकार्बोनेट है, और इसका जो है हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। और जो आप देखते हैं ब्रेड वगैरह बनाने में तो उसमें बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, दाल वगैरह को गलाने में तो बेकिंग सोडा का प्रयोग कई सारे जो खाद्य पदार्थ हैं उसको थोड़ा अधिक मुलायम बनाने में किया जाता है बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3 और NaOH तो आप जान ही रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो यह है आपका आज का महत्वपूर्ण विज्ञान के 10 प्रश्न और उनके सही उत्तर। आशा है कि आपको हमारा यह प्रोग्राम काफी पसंद आएगा। आप हमारे प्रोग्राम को लगातार देखते रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आपको ज्यादा अच्छे ढंग से तैयारी करना है तो आप हमारे लालपुर में जो हमारी शाखा है, जो हमारा हेड ऑफिस है कोचिंग संस्थान का, तो वहां आप कार्यालय में आकर मिलिए और
ऑफलाइन क्लास जिनको लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।